दोस्तों, अभी तक तो आप सभी को पता चल ही गया होगा कि बिहार के बांकीपुर विधानसभा की सीट जनसुराज के चीफ प्रशांत किशोर जी जीत चुके हैं। आखिर प्रशांत किशोर जी ने बीजेपी के गढ़ को कैसे ढहाया, आज की चर्चा इसी टॉपिक पर होगी। जी हाँ, पटना में हो गई भयंकर दुर्घटना और किसी को नहीं थी इसकी संभावना। प्रशांत किशोर ने ढा दिया बीजेपी का किला। आखिर उन्होंने बीजेपी का किला कैसे ढहाया, आइए जानते हैं। इस वीडियो में हम इसी पर चर्चा करेंगे, तो बने रहे इस वीडियो से लास्ट तक। जैसे ही प्रशांत किशोर के जीतने की खबर आई कि बांकीपुर विधानसभा में बड़ा उलटफेर हुआ है, तभी से मैंने न्यूज आर्टिकल्स छानना शुरू किया और उनमें से सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट मुझे लगा कि आखिरकार प्रशांत किशोर ने ऐसा क्या किया, कैसे ढहाया बीजेपी का किला। ज़रा इसको मैं सर्च करके देखता हूँ, जानकारी जुटा करके। तो मुझे उसमें से एक आर्टिकल मिला जो एनडीटीवी इंडिया का है, और उस आर्टिकल के हिसाब से मुझे 5 इम्पोर्टेंट कारण नज़र आए, जिससे पता लगा, समझ में आया कि प्रशांत किशोर ने आखिर बीजेपी का किला कैसे ढहाया, प्रशांत किशोर की जीत कैसे हुई, प्रशांत किशोर की जीत के 5 प्रमुख कारण क्या रहे। तो उनमें से मुझे एक आर्टिकल मिला जो एनडीटीवी इंडिया का है, वो मैं आपके सामने आसान भाषा में प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, तो बने रहे इस वीडियो से। प्रशांत किशोर, जब बांकीपुर विधानसभा से चर्चा होने लगी कि अब प्रशांत किशोर यहाँ से चुनाव लड़ने वाले हैं, और ये सीट खाली हुई थी नितिन नवीन जी के इस्तीफा देने के बाद। नितिन नवीन जी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त हुए, उसके बाद से उन्होंने इस सीट पर से इस्तीफा दिया था, और तभी से चर्चा थी कि यहाँ पर उपचुनाव तो होना ही है। प्रशांत किशोर जी को भी पता था, और उन्होंने इसी सीट को टारगेट किया कि मुझे बीजेपी को एक बड़ा मैसेज देना है, पब्लिक को एक बड़ा मैसेज देना है कि आपके लिए जो सीएम सम्राट चौधरी को आगे किया गया है, सीएम की पोस्ट पर बैठा दिया गया है, पब्लिक ने तो उन्हें चुना ही नहीं। उन्हें तो पब्लिक ने तो नीतीश कुमार के नाम पर वोट दिया, लेकिन प्रशांत किशोर के अनुसार पब्लिक ने सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री के पद के लिए नहीं चुना है। तो ऐसा मैसेज देना चाहते थे प्रशांत किशोर, और उन्होंने इसी सीट को अपना निशाना बनाया, इसी सीट से मैसेज देने के लिए अपने आप को तैयार किया। और उन्हें पता था कि नितिन नवीन जी इस्तीफा दिए हैं, तो ये सीट खाली हो गई है, इस पर उपचुनाव तो होना ही है। तभी से उन्होंने इस सीट पर पीछे डोर से, बैक डोर से मेहनत करना शुरू कर दिया। और जैसे जैसे चुनाव का समय नज़दीक आता गया, धीरे धीरे लोगों को समझ में आ गया कि अब प्रशांत किशोर इस सीट से चुनाव लड़ने वाले हैं। उन्होंने डोर टू डोर जाकर लोगों से मिला, लोगों की बातें सुनी, उनकी समस्याओं के बारे में लोगों से चर्चा की, और कहीं ना कहीं लोगों को ये लगा कि प्रशांत किशोर जी उनके लिए सही होंगे, सही प्रत्याशी होंगे। और यही सब कारण है कि प्रशांत किशोर जी वहां से चुनाव लड़े, और बांकीपुर के लोगों ने फुल समर्थन भी दिया। तो प्रशांत किशोर ने बीजेपी का किला, जो कि लगभग 35 साल से इस सीट पर, बांकीपुर की सीट से, बांकीपुर की सीट पहले पटना वेस्ट के नाम से जाना जाता था, इस सीट से 35 साल से बीजेपी काबिज है। इस सीट पर 35 साल से बीजेपी की हार नहीं हुई इस सीट पर, यहाँ तक कि लालू यादव जी ने भी बीजेपी को हरा नहीं पाया था इस सीट पर। और अब जाकर के प्रशांत किशोर ने वहाँ पर जीत हासिल की है, जीत दर्ज किया है, वो भी लगभग 20,000 के मार्जिन से। तो जो 5 मुख्य कारण थे वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिनमें से सबसे पहली गलती बीजेपी की ये थी कि उन्होंने प्रत्याशी बदला। सबसे पहले उन्होंने जो प्रत्याशी इस सीट पर दिया था वो थे अभिषेक बंटी, लेकिन अगले ही दिन अभिषेक बंटी ने अपना नाम वापस ले लिया, जिससे लोगों में चर्चा हो गई कि आखिर ऐसा क्या वजह रहा कि अभिषेक बंटी ने इस सीट पर एक दिन बाद ही नामांकन वापस ले लिया। इसका भी निगेटिव असर पड़ा लोगों पर। दरअसल अंदर खाने यह चर्चा है कि अभिषेक बंटी के परिवार का चारा घोटाला से लिंक
नजर आ रहा था, जिसको बीजेपी को समझ में आ गया कि विपक्ष मुद्दा बना सकता है। इसलिए बीजेपी ने उनका नाम वापस ले लिया। अब उनके जगह पर उन्होंने नीरज कुमार सिन्हा को उम्मीदवार बनाया, लेकिन नीरज कुमार सिन्हा को उस क्षेत्र में ज़्यादातर लोग जानते ही नहीं थे, पहचानते ही नहीं थे। उनकी पहचान उस एरिया में कम ही थी। ये भी एक मुख्य वजह रहा। और उसके बाद दूसरा जो कारण रहा वो था नैरेटिव सेट करना। प्रशांत किशोर ने जो नैरेटिव सेट किया वो लोकल बेस था। उन्होंने इसका नैरेटिव नेशनल बेस नहीं बनाया, जैसे मोदी जी से रिलेटेड या नेशनल मैटर से रिलेटेड। उन्होंने लोकल मुद्दा को अपना नैरेटिव बनाया, लोकल मुद्दा सेट किया, जो कि प्रशांत किशोर के पक्ष में गया। और यही चीज लोगों को प्रभावित भी किया। हाँ, क्योंकि जो भी मुद्दा था वो पब्लिक से रिलेटेड था। रिलेटेड पब्लिक था। को रिलेट किया कि हाँ ये मुद्दा मुझसे रिलेट करता है। पब्लिक अपने आप को उससे जुड़ा हुआ महसूस किया। इस वजह से प्रशांत किशोर के पक्ष में लोगों की गोलबंदी होती गई। हालांकि शुरू में नज़र नहीं आया, लेकिन धीरे धीरे समझ में आने लगा कि प्रशांत किशोर बांकीपुर से बाजी मारने वाले हैं, जो कि एग्जिट पोल में भी आप लोगों को दिखा ही होगा। और तीसरा जो सबसे बड़ा कारण रहा और इम्पोर्टेंट कारण, कि बीजेपी कार्यकर्ता ने उत्साह ही नहीं दिखाया, क्योंकि उन्हें लगता था ये तो बीजेपी का गढ़ है। 35 साल से बीजेपी यहाँ पर काबिज है, उन्हें आज तक किसी ने भी नहीं हरा पाया है। इसलिए बीजेपी की कार्यकर्ता ने भी उतना उत्साह नहीं दिखाया, भागदौड़ नहीं किया। उन्हें लगता था उपचुनाव है, आसानी से बीजेपी इस सीट को फतह कर लेगी, क्योंकि ये तो बीजेपी का गढ़ ही है। लेकिन वो लोग और उन लोगों को ये भी लग रहा था कि जिस तरह से विधानसभा में रिजल्ट आया, जिस तरह से बीजेपी जीत हासिल की, वो लोग यही सोच रहे थे कि ये तो छोटा मोटा चुनाव है, अगर हम ग्राउंड पे नहीं भी निकलेंगे तो कोई असर नहीं पड़ने वाला है। लेकिन वहीं प्रशांत किशोर ने माइक्रो लेवल पर मैनेजमेंट किया, माइक्रो मैनेजमेंट। उन्होंने हर वोटर को बूथ तक लाया, बूथ तक आने के लिए प्रेरित किया, और लोग बूथ तक आए भी, और जिसका फायदा आज प्रशांत किशोर को देखने को मिल रहा। तो उनका माइक्रो मैनेजमेंट काफ़ी काम आया प्रशांत किशोर को। जो माइक्रो मैनेजमेंट था वो वोट में बदल गया, जिसका बेनिफिट प्रशांत किशोर को मिला। और चौथा रीजन था जेन जी का आंदोलन, जिसे लोग इग्नोर कर रहे थे। लेकिन आपको बता दें कि बांकीपुर विधानसभा में कई रिपोर्टर ने इस बात को ध्यान दिया कि जो फर्स्ट टाइम वोटर है जेन जी, उन्होंने प्रशांत किशोर के पक्ष में जाकर वोट किया है। और जो पहले से बीजेपी के वोटर रहे हैं, उनके माता पिता, रिलेटिव, तो उन्हें भी जेन जी ने गाइड किया कि आपको इसे वोट देना है और किसे वोट नहीं देना। अगर कोई बीजेपी प्रत्याशी को वोट देने जा रहे थे जिनके माता पिता, तो उन्हें भी जेन जी ने गाइड किया और बताया कि इस बार आपको प्रशांत किशोर जी को वोट करना। तो जेन जी को जो लोग नज़रअंदाज कर रहे थे वो इस गलत फहमी में रह गए कि जेन जी आंदोलन का कोई असर नहीं पड़ेगा। जेन जी भले ही वोट ना दे, लेकिन अपने गार्जियन को तो बता सकते हैं, समझा सकते हैं कि कौन सही है कौन गलत है। और इस वजह से भी जो बीजेपी के कोर वोटर रहे, उन्होंने भी जेन जी की बातों में आकर, अपने लड़के के बातों में आकर, अपने बच्चे की बातों में आकर प्रशांत किशोर के पक्ष में वोट किया। इस बार बच्चों ने खुद अपने पेरेंट्स को गाइड किया कि कौन हमारे लिए सही है और कौन नहीं है। बस यही सब कारण है कि जेन जी आंदोलन ने प्रशांत किशोर के लिए बहुत ही अच्छा काम किया, क्योंकि जो बच्चे थे वो समझ चुके थे कि अब जो ये सरकार है वर्तमान में, वो हमारे लिए काम नहीं कर रही है। और प्रशांत किशोर जी ने जितने भी मुद्दे उठाए हैं वो सब बच्चों के लिए हैं, जनता के लिए है, जनता के हित में है। और पांचवा रीजन जो लोगों ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि यहाँ पर आरजेडी का वोट बैंक छिटका है, चाहे मुस्लिम हो चाहे यादव हो। आरजेडी का जो वोट बैंक था
काफी खिसक गया है। पिछले बार 2025 की विधानसभा में बांकीपुर सीट पर आरजेडी प्रत्याशी रेखा कुमारी दूसरे नंबर पर थी। उन्हें 46,363 वोट उस वक्त मिले थे। वहीं नितिन नवीन जी को 98,299 वोट मिले थे। इस तरह से नितिन नवीन जी ने 51,936 वोट के बड़े अंतर से रेखा कुमारी को हराया था। लेकिन इस बार रेखा कुमारी जी खिसक कर तीसरे नंबर पर चली गई, मतलब आरजेडी तीसरे नंबर पर यहाँ तीसरे नंबर की पार्टी बन गई और उनका वोट गोलबंद हो गया। उनका वोट छिटक कर प्रशांत किशोर जी के पक्ष में चला गया और इस तरह से प्रशांत किशोर की यहाँ पर जीत हुई, बीजेपी का किला ढह गया। तो दोस्तों, आप लोगों ने जो देखा, न्यूज़ देखते ही होंगे, आपके हिसाब से कौन सा बड़ा रीजन रहा? अगर मुझसे कुछ छूट गया हो तो कमेंट में बता सकते हैं। और मैंने कुछ ग्राउंड रिपोर्ट देखे आज के ही, बहुत सारे रिपोर्टर थे ग्राउंड पे, बहुत सारे वहां बिहार की जनता ने अपनी अपनी राय रखी, जिसमें से कुछ लोग ये कह रहे थे कि जो सम्राट चौधरी अभी बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री है, उनको तो चुना ही नहीं गया था मुख्यमंत्री के तौर पे, उन्होंने तो नीतीश कुमार को चुना था। लेकिन जिस तरह से वहां पर फेरबदल हुई है, सम्राट चौधरी को जिस तरह से मुख्यमंत्री बना दिया गया, अब लोग कह रहे हैं कि वो तो पहले से ही आरजेडी में थे, उनके ऊपर कई तरह के आरोप है, हम उन्हें कभी नहीं चाहते थे कि वो हमारे बिहार के सीएम बने। ये भी नाराजगी लोगों में दिख रही थी। हाँ, मैंने भी ग्राउंड रिपोर्ट देखा है, बहुत सारे रील्स वायरल हो रहे हैं इलेक्शन रिजल्ट के बाद। सब में यही बोला जा रहा है, ज़्यादातर लोग यही बोल रहे हैं कि हमने तो सम्राट चौधरी को चुना ही नहीं था, उन्हें तो बैक डोर से एंट्री मिल गया सीएम के पद पर। इसके प्रति भी लोगों में नाराजगी है। और हाँ दोस्तों, जाते जाते मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो मेरे हाथ में माइक है, ये है होली लैंड का लार्क A1 डुओ माइक्रो वायरलेस माइक। होली लैंड लार्क A1 डुओ वायरलेस माइक। अगर आप एक यूट्यूबर है, कंटेंट बनाना चाहते हैं, तो आपको तो मेरी आवाज़ समझ में आ ही रही होगी। इनके पास भी लगा हुआ यही माइक है। डुओ है तो 2 माइक आता है। आपको अगर पसंद आया आवाज़ और कंटेंट बनाते हैं तो मैंने इसका लिंक मेंशन कर दिया है, आप वहां क्लिक करके इसे बाय कर सकते हैं। कंटेंट क्रिएटर को मेरा पूरा सपोर्ट रहेगा, मैं जो भी चीज़ यूज करता हूं वो आपके साथ शेयर भी करता रहूँगा। और जो न्यूज़ से रिलेटेड पब्लिक है, आपने न्यूज़ देखने के लिए आया तो मेरे साथ बने रहे। आपको इसी तरह की ट्रेंडिंग अपडेट्स हम लोग बातचीत के जरिए आपके साथ शेयर करेंगे, आसान भाषा में समझाने की कोशिश करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। रिक्वेस्ट कुछ करना चाहेंगे? जी हाँ, मैं ये बोलना चाहूंगी कि आप लोग कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ताकि मुझे पता चल सके कि मेरी वीडियो कहाँ कहाँ तक पहुँच रही है। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि मेरी वीडियो आपके सामने आती रहे, वरना मेरी वीडियो फिर मिल नहीं पाएगी, क्योंकि मेरा छोटा चैनल है, अभी रैंक नहीं कर रहा है, तो आपके सामने दोबारा वीडियो ना आ पाए, इसलिए सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।